नमस्कार, द क्रक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर। द क्रक्स में आज बात उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। ये बीमारी है या सत्ता की सर्जरी? दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से ही इस्तीफा दे दिया है। कारण बताया गया है स्वास्थ्य, लेकिन क्या ये शरीर की बीमारी है या लोकतंत्र की भी? इस्तीफे की वजह, इसे लेकर सरकार व विपक्ष के सुर, धनखड़ के करियर का सफरनामा और इस घटनाक्रम के दूरगामी प्रभाव व आगे का रास्ता। द क्रक्स में हम इन्हीं पहेलियों का विश्लेषण करेंगे आपके साथ। दोस्तों, सोमवार 21 जुलाई 2025 की रात भारतीय सियासत में हलचल मच गई। खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद का मॉनसून सत्र बस शुरू ही हुआ था। ऐसे में यह घोषणा चौंकाने वाली थी। श्री धनखड़ ने अपना त्यागपत्र रात करीब 9:25 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। देश भर में सवाल उठने लगे, आखिर उपराष्ट्रपति ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद क्यों छोड़ दिया? दोस्तों, ऑफिशियली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा कि वह स्वास्थ्य की देखभाल को अपनी प्राथमिकता देने के लिए चिकित्सा सलाह का पालन करने हेतु तत्काल प्रभाव से ही त्यागपत्र दे रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपना इस्तीफा देकर उन्होंने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। मार्च 2025 में धनखड़ की एंजियोप्लास्टी हुई थी और वे कुछ समय अस्पताल में भी रहे थे। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67A उपराष्ट्रपति को उनके 5 वर्षीय कार्यकाल के अंत से पहले ही स्वेच्छा से इस्तीफा देने की अनुमति देता है, जिसे वे राष्ट्रपति को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप जानते हैं आधिकारिक वजह और चुप्पी की राजनीति। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार की ओर से बेहद सांवली और नियंत्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 26 शब्दों में उनको विदाई दी। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को विभिन्न भूमिकाओं में देश की सेवा करने के कई अवसर मिले हैं, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा भी शामिल है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस बयान को काफी सूक्ष्म माना गया है। ना कोई विस्तृत प्रशंसा, ना इस्तीफे पर अफसोस, सिर्फ पूर्व सेवा का जिक्र और स्वस्थ कामना। इसे कुछ लोगों ने रहस्यमयी भी कहा, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे के कारणों पर कुछ नहीं कहा और ना ही रुकने की अपील की। सरकारी खेमे से इसके अलावा कोई खास सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है। आइए जानते हैं इसी मुद्दे पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही। दोस्तों, विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर खुलकर सवाल उठाए हैं और इस प्रकार मोदी सरकार पर निशाना साधने के अवसर के रूप में लिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने एक स्वर में कहा, मामला सिर्फ हेल्थ का नहीं है, दाल में जरूर कुछ काला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे आरोप लगाया कि धनखड़ का इस्तीफा संदिग्ध है। खड़गे ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या राज है। हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। जो व्यक्ति बीजेपी और आरएसएस को खुद से ज्यादा बचाव करता था, उसने इस्तीफा क्यों दिया? वहीं लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने भी खुलकर टिप्पणी की। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में गोगोई ने कहा, अचानक हुआ यह इस्तीफा और पीएम मोदी के रहस्यमयी ट्वीट दर्शाते हैं कि सरकार और उपराष्ट्रपति के रिश्ते में असहजता थी। यह मानो एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला खेल लगता है। दोस्तों, याद रहे, जब उपराष्ट्रपति सरकार की मर्जी के खिलाफ जाए तो बीमारी अचानक याद आ जाती है। तो दोस्तों, सरकार से कुछ सवाल बनते हैं। क्या यह इस्तीफा स्वैच्छिक था? क्या उन्होंने अपने आप से इस्तीफा दिया या सरकार ने कोई दबाव बनाया? क्या संवैधानिक पद अब सत्ता के अधीन हो गए हैं और अब कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कुर्सी की गरिमा नहीं, सत्ता की मर्जी निभा रहा है? यह इस्तीफा एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संस्था की गिरावट का प्रतीक है। दोस्तों, जब संवैधानिक पद भी स्वतंत्र नहीं रह पाते तो लोकतंत्र बीमार हो जाता है, आईसीयू में होता है।
तो आइए जानते हैं कारण क्या रहे या कारण क्या बताए जा रहे हैं, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। धनखड़ ने विपक्ष द्वारा लाए गए जस्टिस यशवंत के खिलाफ महाभियोग नोटिस को स्वीकार किया था। सरकार चाहती थी ये प्रस्ताव लोकसभा में आए, लेकिन धनखड़ ने राज्यसभा में मंजूरी दे दी और दोस्तों यहीं से ही टकराव शुरू हुआ। राज्यसभा सचिवालय और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। सूत्रों के अनुसार सरकार इस फैसले से खासा नाराज थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं श्री जगदीप धनखड़ की पृष्ठभूमि और उनके करियर के बारे में। श्री जगदीप धनखड़ की जीवन यात्रा ग्रामीण भारत से देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने की प्रेरक कहानी है। उनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। वे एक किसान परिवार से आते हैं। खेती किसानी की पृष्ठभूमि ने उन्हें जमीन से जुड़े मूल्यों की सीख भी दी। बचपन में गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और आसपास के गांव में पैदल चलकर मिडिल स्कूल की शिक्षा हासिल की। धनखड़ शुरू से ही मेधावी छात्र थे। उनकी प्रतिभा के दम पर उन्हें सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली। वहां से 1960 के दशक में उन्होंने स्कूलिंग पूरी की। आगे उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से बीएससी की और फिर 1979 में यहीं से कानून की पढ़ाई पूरी की। एक छोटे से गांव के बच्चे से एक उम्दा वकील बनने तक का यह शैक्षणिक सफर धनखड़ की एकेडमिक उत्कृष्टता और मेहनत को दिखाता है। कानूनी करियर में जगदीप धनखड़ ने प्रभावशाली मुकाम हासिल किए। 1979 में उन्होंने राजस्थान बार काउंसिल में वकालत शुरू की और धीरे धीरे नाम कमाया। 1990 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया, जो प्रतिष्ठा की बात थी। वे संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते रहे और सुप्रीम कोर्ट समेत देश की कई उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस शुरू की। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी वह रहे। कानूनी क्षेत्र में 4 दशक तक सक्रिय रहने के बाद 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से ठीक पहले तक वे राजस्थान के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते थे। धनखड़ का राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव भरा और दिलचस्प रहा है। 1989 में आम चुनाव में जगदीप धनखड़ पहली बार सांसद बने, जब उन्होंने राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से जनता दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। उस समय देश में वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल का उदय हुआ था और धनखड़ उस लहर में संसद पहुंचे। जल्द ही उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिली। 1990 में चंद्रशेखर की केंद्र सरकार में वे संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाए गए। हालांकि यह सरकार सिर्फ कुछ महीनों की रही, धनखड़ को केंद्र में काम करने का अनुभव मिल गया। 1991 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाई, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने राज्य की ओर रुख किया। 1993 में वो राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए और किशनगढ़ अजमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी बने। वे 1998 तक विधायक रहे। इस दौरान राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय रहे। 1990 के दशक के अंत तक धनखड़ ने विभिन्न दलों का दामन थामा। जनता दल से कांग्रेस में चले गए थे, फिर कुछ समय राजनीतिक विराम भी लिया। 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आइए जानते हैं अब उनका राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा रहा। उच्च पदों पर जगदीप धनखड़ का सफर विवादों और उपलब्धियों दोनों के लिए ही जाना जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के साथ कई टकराव मोल लिए। राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच तनातनी हर दिन सुर्खियों में रहती थी। ट्विटर पर धनखड़ राज्य सरकार की आलोचनाएं खुलकर करते थे, जिससे उन्हें केंद्र के एक सख्त पहरेदार के रूप में देखा गया। उपराष्ट्रपति के रूप में अगस्त 2022 से जुलाई 2025 तक उनका लगभग 3 साल का कार्यकाल भी घटनाक्रमों से भरा रहा। शुरुआत में ही वे सरकार के काफी करीबी माने जाते थे। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के साथ उनकी नोकझोंक कई बार देखने को मिली। अनुशासन के पक्षधर धनखड़ ने सदन में हंगामा करने वाले अनेक विपक्षी सांसदों को निलंबित भी किया, जिससे विरोध में एक बार तो निलंबित सांसदों ने संसद भवन के परिसर में रात भर धरना दिया। 2024 में तो अभूतपूर्व रूप से विपक्ष ने उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक नोटिस तक दे डाला। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी उपराष्ट्रपति को हटाने की कोशिश की गई।
अब जाहिर है सत्ता पक्ष के करीब माने जाने वाले धनखड़ विपक्ष के निशाने पर थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन्हें व्यंग से चेयर लीडर तक कह दिया था। हालांकि वो महाअभियोग नोटिस संख्या बल के अभाव में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा खारिज कर दिया गया और धनखड़ पद पर बने रहे। तो दोस्तों, उनके इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार को अब नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से अधिसूचना मिलते ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करीब 1 महीने के भीतर चुनाव कराकर पद भरना होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा मनोनीत समेत मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्योंकि संसद में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की संख्या बहुत मजबूत है, एक सर्वसम्मत सरकार समर्थित उम्मीदवार का जीतना लगभग तय है। फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश यह जिम्मेवारी निभाएंगे। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं, यह सत्ता और संविधान के बीच की खींचतान का नतीजा है। लोकतंत्र की सेहत पर यह एक गंभीर सवाल है जिसका जवाब अब सरकार को देना होगा। तो दोस्तों, हम आप तक ऐसी ही खबरों की क्रक्स लाते रहेंगे जिसमें हम बियॉन्ड द हेडलाइंस आपको समझाएंगे कि मामला असल में है क्या, जिससे आप भी जागरूक रहें और एक अच्छे नागरिक बने। नमस्कार, सलाम। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें